नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आशा है आप स्वस्थ एवं प्रसन्नचित्त होंगे। तो आइए आज हम पाठ एक ध्वनि इस पाठ के हम प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करते हैं। पाठ एक ध्वनि। सबसे पहले हमारे प्रश्न रहेंगे कविता से। पहला प्रश्न है, कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत कभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, कवि का मानना है कि अभी अभी तो उसके जीवन के अमृत रूपी वन में वसंत रूपी यौवन आया है, अतः उसका अंत कभी नहीं होगा। यहाँ पर आप चित्र में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से वसंत का मनोरम चित्रण है, जिसमें एक तितली और खिले हुए फूल हैं। और यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की ये प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो हमारी कविता में हैं, अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है, मेरे मन में मृदुल बसंत, अभी ना होगा मेरा अंत। प्रश्न क्रमांक दूसरा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए कवि कौन कौन सा प्रयास करता है। उत्तर इस प्रकार रहेगा, फूलों को अनंत तक विकसित करने के लिए वह कलियों का तंद्रालस, तंद्रालस का अर्थ होता है नींद से अलसाया हुआ, तो तंद्रालस को दूर भगाना चाहता है। उनको अपने जीवन के अमृत से सींचते हुए कली से विकसित पुष्प बनाना चाहता है। अंत में वह उन्हें अनंत का द्वार दिखाना चाहता है। आप चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से कली और उसका विकसित रूप अर्थात खिले हुए फूल चित्र में आपको दिखाई दे रहे हैं। और एक मनुष्य अपनी मंजिल की ओर जाता हुआ, लेकिन उसका रास्ता कैसा है, अनंत है, अर्थात उसके रास्ते का कोई अंत नहीं हो रहा है। प्रश्न क्रमांक 3, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए क्या करना चाहता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, कवि पुष्पों की तंद्रा और आलस्य दूर हटाने के लिए निम्न क्रियाएं करना चाहता है। पहला, वह स्वप्न भरे कोमल हाथ उन पर फेरना चाहता है। दूसरा, वह उनका तंद्रालस छीन लेना चाहता है। और तीसरा, वह पुष्पों को एक नए मनोहर प्रभात का संदेश देना चाहता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे चित्र के माध्यम से कि किस प्रकार से प्रभात सुबह का समय है और चारों तरफ हरियाली है और सूर्य का आगमन हो रहा है। अब हमारे कुछ प्रश्न रहेंगे कविता से आगे। पहला प्रश्न है, वसंत को ऋतुराज क्यों कहा जाता है। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, यह ऋतु सभी के लिए स्वास्थ्यवर्धक होती है। चारों ओर खिले फूल, आम के वौर से मादक बना वातावरण, कोयल की मस्ती भरा गान, खेतों में चारों ओर बिखरे सरसों के फूल तथा उपवन में खिले रंग बिरंगे फूल इस ऋतु के त्योहार को उमंग से भर देते हैं। सभी ऋतुओं में सर्वाधिक सुंदर, नवीन, सरस और प्रेरणादायक होने के कारण वसंत को ऋतुराज अर्थात ऋतुओं का राजा कहा जाता है। तो यहाँ पर हम चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि किस प्रकार से उपवन में खिले हुए फूल हैं। आम का वृक्ष जिसमें बौर लदा हुआ है, अर्थात बौर का अर्थ होता है आम। आम जो फल है वो बौर से ही बनता है। बौर इसको हम जो है आम के फूल भी कह सकते हैं। और यहाँ पर एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है सरसों के फूल खेत में लहलहा रहे हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा, वसंत ऋतु में आने वाले त्योहारों के विषय में जानकारी एकत्र कीजिए और किसी एक त्योहार पर निबंध लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, वसंत ऋतु में आने वाले प्रमुख त्योहार इस प्रकार हैं। महाशिवरात्रि, इस दिन महादेव शिव की पूजा आराधना की जाती है तथा मंदिरों में दुग्ध एवं जल से अभिषेक किया जाता है। होली, होली का पर्व इस ऋतु में बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। इस दिन लोग
एक दूसरे को रंग अबीर गुलाल लगाते हैं एवं होली के इस दिन गीत भी गाए जाते हैं। बैसाखी। बैसाखी पंजाब और आसपास के प्रदेशों का सबसे बड़ा त्यौहार है। यह रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। इस दिन गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। वसंत पंचमी। इस दिन ज्ञान की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है तथा नई फसल के दानों को खाने की शुरुआत की जाती है। इस दिन लोग पीले वस्त्र पहनते हैं। तो बच्चों, हमने इस प्रश्न पे चर्चा की। इस प्रश्न में हमसे कहा भी गया है कि आपको इन त्योहारों में से किसी एक पर निबंध भी लिखना है। तो आप सभी बच्चों को अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी एक विषय पर कम से कम 100 शब्दों में एक लघु निबंध आपको लिखना है, जिसे आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे। प्रश्न क्रमांक 3। ऋतु परिवर्तन का जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इस कथन की पुष्टि आप किन किन बातों से कर सकते हैं, लिखिए। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। लोगों के जीवन और ऋतु परिवर्तन का अत्यंत गहरा संबंध है। हमारे खान पान, रहन सहन, आचार विचार आदि पर ऋतु परिवर्तन का गहरा प्रभाव पड़ता है। इनमें प्रमुख ऋतुएं इस प्रकार हैं। शीत ऋतु। भारत में वर्षा ऋतु के पश्चात शीत ऋतु का आगमन होता है। इस ऋतु में हम गर्म कपड़े पहनते हैं। आप चित्र में देख सकते हैं किस प्रकार से लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, ठंडे स्थानों पर जाते हैं तथा गर्मी प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ खाते हैं। यहाँ पर खाद्य पदार्थों से संबंधित आपको एक चित्र दिया गया है। ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में वातावरण का तापमान प्राय उच्च रहता है। इस ऋतु में हम सूती कपड़े तथा शीतल पेय पदार्थों तथा फलों का अधिक उपयोग करते हैं। वर्षा ऋतु। यह ऋतु हमें उमंग तथा उल्लास से भर देती है। किसान, बच्चे तथा मयूर जैसे पक्षी तो इस ऋतु का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस प्रकार हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ऋतु परिवर्तन ने हमारा जीवन प्रभावित कर दिया है और हमारा जीवन ऋतु परिवर्तन के कारण कहीं ना कहीं प्रभावित भी होता है, क्योंकि हमारे भारत में ये जो ऋतुएं होती हैं इसके अनुसार लोग अपना खान पान, रहन सहन इत्यादि व्यवस्थाएं तय करते हैं। अनुमान और कल्पना, इससे भी हमारे प्रश्न रहेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। कविता की निम्नलिखित पंक्तियां पढ़कर बताइए कि इनमें किस ऋतु का वर्णन है। फूटे हैं आमों में बोर, भौर वन वन टूटे हैं, होली मची ठौर ठौर, सभी बंधन छूटे हैं। तो इसका उत्तर इस प्रकार है। दी गई कविता में वसंत ऋतु का वर्णन है, क्योंकि इसमें आमों में वौर आने तथा होली के त्यौहार का उल्लेख है। और जैसा कि आपको पता है कि आमों में वौर और होली का त्यौहार वसंत ऋतु में आता है, तो उत्तर हमारा काफ़ी सरल हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 2। स्वप्न भरे कोमल कोमल हाथों को अलसाई कलियों पर फेरते हुए कवि कलियों को प्रभात के आने का संदेश देता है, उन्हें जगाना चाहता है और खुशी खुशी अपने जीवन के अमृत से उन्हें सींचकर हरा भरा करना चाहता है। फूलों पौधों के लिए आप क्या क्या करना चाहेंगे? तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा। फूलों पौधों के लिए मैं निम्नलिखित कार्य करना चाहूँगा। अब यहाँ पर मैं का अर्थ आप सभी बच्चों से, आप अर्थात क्या क्या कार्य करना चाहेंगे। तो पहला रहेगा फूलों पौधों का अधिक संख्या में रोपण करते हुए उनकी देखभाल करूँगा। दूसरा, मैं इन्हें समय समय पर खाद पानी देता रहूँगा। तीसरा, इन फूलों को ना मैं तोड़ूंगा ना किसी को तोड़ दूंगा। प्रश्न क्रमांक 3। कवि अपनी कविता में एक कल्पनाशील कार्य की बात बता रहा है। अनुमान कीजिए, लिखिए कि उसके बताए कार्यों का अन्य किन किन संदर्भों से संबंध जुड़ सकता है।
जैसे नन्हे मुन्ने बालक को माँ जगा रही हो। तो इसका उत्तर इस प्रकार रहेगा, उपवन में बालक के सिर पर प्यार से हाथ फेरता हुआ पिता उसे फूलों को तोड़ने से मना कर रहा है। दूसरा, किसान अपनी फसलों की उलझी लताओं को अलग करता है। और तीसरा, बच्चे द्वारा अत्यंत सावधानी से ओस की बूंदें एकत्र करने का प्रयास किया जा रहा है। तो बच्चों, आज हमने पाठ 1 ध्वनि के प्रश्नोत्तर पर चर्चा की। मुझे आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्न एवं उत्तर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।